हे बच्चा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 4, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना मॉड्यूल 3 का एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था वो बता देता हूँ। ओके, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था, एक हमें ये पता है कि 1789 में हुआ था, 1789 में। उसके बाद फिर अगला रिवॉल्यूशन हुआ था 1830, जो हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, और एक फाइनल रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 में। ना 1830 में हुआ ये था कि लुइस फिलिप यहाँ पे किंग बन गए थे, लुइस फिलिप। सो 1830 के बाद इकोनॉमिक हार्डशिप इतना ज़्यादा हो गया, इकोनॉमिक हार्डशिप, लाइक देखो प्रॉब्लम ये था कि जिस तरीके से फ्रांस का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था उस रेशियो में यहाँ का इकोनॉमिक प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था, इकोनॉमिक प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था, जिसके कारण इकोनॉमिक हार्डशिप, उसमें फूड अवेलेबिलिटी कम हो गया, फूड अवेलेबल नहीं था, फूड सिक्योरिटी थ्रेट, इन्फ्लेशन, मार्केट में जो भी सामान बचे हुए उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण अगेन मिडिल क्लास पीपल रिवोल्टेड, अगेन रिवोल्ट होता है, जिस रिवोल्ट से जो ये लुइस फिलिप बाद में किंग बने थे जुलाई रिवॉल्यूशन के कारण, जुलाई रिवॉल्यूशन, जिसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एज वेल एज मोनार्की मीन्स राजा होंगे जो वेलफेयर ऑफ द पीपल वर्क करेंगे, मीन्स उनकी एक्टिविटी पे लिमिट लगा रहेगा। बाद में जब रिवॉल्ट होता है तो लुइस फिलिप जो रहते हैं ये तो भाग जाते हैं, ये फ्लेड अवे। इसके कारण जो है फ्रांस डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए रिपब्लिक, फ्रांस बिकम रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब वन थिंग मस्ट बी क्लियर कि अब जो है फ्रांस के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और कंट्री कह लो, हेड ऑफ द कंट्री, वो कोई इलेक्टेड पर्सन है, चूजन बाय इलेक्टेड पीपल। एंड प्रॉब्लम इस टाइम के लिए मेजर प्रॉब्लम क्या था लोगों का रिजोल्यूशन, वो था अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम पर नेशनल वर्कशॉप फॉर्म किया गया, वर्कशॉप फॉर्म किया गया था टू गिव एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, वो लास्ट मॉड्यूल में मैं भूल गया था उसको बताना। अब हम लोग आगे चलते हैं मॉड्यूल 4 में, जिसमें हम लोग मेजर जो डिस्कशन रहेगा कैसे कंजर्वेटिव्स जो है नेशन के आइडिया को अडॉप्ट करते हैं, और हमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। तो हुआ ये कि जो कंजर्वेटिव रूलर्स थे उनको एक बात तो रियलाइज हो गया कि अगर आप रूल करना चाहते हो, अगर इस फ्रिक्वेंट जो रिवॉल्ट हो रहे हैं उनसे आज़ादी चाहिए, तो जो रिफॉर्म्स हैं उन जो पब्लिक डिमांड कर रहा है उसको दे दो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे है डेनमार्क, नहीं, यहाँ पे प्रूसिया, यहाँ ऑस्ट्रिया, ये फ्रांस। ओके, तो अब हम लोग टॉपिक देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो अब तक, अब अगर हम लोग पीछे अगर चेक करें तो जर्मनी का जो सिचुएशन था
नेपोलियन के टाइम पे इन्होंने एक 39 जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, प्रिंसिपैलिटीज़ या फिर ये कह सकते हो जो स्मॉल किंगडम्स थे, 39 स्मॉल किंगडम जो थे, इसका एक कॉन्फेडरेशन फॉर्म कर दिया गया था, कॉन्फेडरेशन। और ये भी पता है कि यहीं पे कस्टम यूनियन भी फॉर्म किया गया था लेटर, कस्टम यूनियन, जिसको हम लोग बोलते थे ज़ोलवोरीन। तो कॉन्फेडरेशन 39 स्मॉल किंगडम थे। तो यहाँ के जो रूलर थे, मेन रूलर थे, हेड रूलर, वो थे प्रूसिया के। इन्होंने डिसाइड किया, यहाँ के किंग का नाम था किंग विलियम। इस टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं 1860s के टाइम पे। इन्होंने डिसाइड किया कि रेदर देन एक्सपेक्टिंग रिफॉर्म फ्रॉम द लिबरल्स, कि वो रिफॉर्म करें, और क्योंकि इस तरीके के रिफॉर्म में कई बार रिवॉल्ट भी हो जाता है, तो हम लोग खुद ही रिफॉर्म करेंगे, हम लोग यूनिफाई करेंगे। इनका एम था, एम टू यूनाइटेड जर्मनी, एक यूनाइटेड जर्मनी, बिग जर्मनी। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे और अदर स्मॉल किंगडम्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री, सब इनको सपोर्ट। तो इसके लिए प्रूसिया के जो रूलर थे, इन्होंने अपॉइंट किया, अपॉइंटेड ऑट्टो वन बिस्मार्क एज चीफ मिनिस्टर। इस टारगेट के लिए ऑट्टो वन बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उनका टारगेट था जर्मनी को यूनाइटेड करना। जर्मनी को यूनाइट करने के लिए ऑट्टो वन बिस्मार्क ने एक पॉलिसी अपनाया, पॉलिसी जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में ये था, ब्लड रिप्रेजेंट करता था डिप्लोमेसी एंड वॉर को, डिप्लोमेसी एंड वॉर। आयरन रिप्रेजेंट करता था प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन। सो बात सिंपल था, ब्लड रिप्रेजेंट डिप्लोमेसी, मीन्स यहाँ पे 39 छोटे छोटे साम्राज्य थे, इनको हरा के यूनाइट करना था। तो पहले तो बात करेंगे डिप्लोमेसी, वी विल डिस्कस वॉट एवर यू वॉन्ट, वी विल पुट आवर कंडीशंस, सारे के सारे मैटर्स को रखा जाएगा। आप अगर उसको एग्री करते हो देन ओके, अदरवाइज देर इज अ ऑप्शन फॉर वॉर। तो ये तो था ब्लड। एंड टू सपोर्ट दिस वॉर इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो आप कोई वॉर नहीं लड़ सकते हो। सो इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया गया, एक तो वॉर और डिप्लोमेसी, एंड अदर वन इज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पॉलिसी में फोकस किया गया, वॉर एंड। इस तरीके से इनको नेक्स्ट 7 ईयर्स में 3 मेजर वॉर करना पड़ा। वन डेनिस का मतलब डेनमार्क, एक तो डेनमार्क से, डेनमार्क, नीदरलैंड, है ना, ये सब भी आते हैं। दूसरा ऑस्ट्रिया से, एक्चुअली यहाँ पे एक एम्पायर था ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, जिसको बोलते थे हैब्सबर्ग एम्पायर। तीसरा फ्रांस से। और इन तीनों ही वॉर को इन लोगों ने जीत लिया। बाद में 18 जनवरी 1871 को किंग विलियम फर्स्ट फ्रांस के एक पैलेस, मिरर पैलेस, फ्रांस का एक पैलेस, वर्सेली में एक पैलेस है मिरर पैलेस, वहां पे खुद को किंग से डिक्लेयर किया, खुद को एम्परर। जो ये शो कर रहा था, किंग रूल करता है किंगडम में। किंगडम जो है एक छोटा एरिया होता है। खुद को एम्परर डिक्लेयर करने का मतलब
नाउ जर्मनी बिकम एन एम्पायर. सो इट हैज़ ए ह्यूज एरिया. ठीक है, इस तरीके से ऑटो वन बिस्मार्क जो है इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के मेन सूत्रधार थे. अब इनका सिग्निफिकेंस क्या था? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, इनको तो 39 और जो भी 30-40 छोटे छोटे रियासतों से झगड़ा करना पड़ा. जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो मोर देन 560 किंगडम्स थे, स्मॉल किंगडम्स, रियासत कह लो. और इन रियासत को वॉर एंड डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाना, धमकाना, वटेवर जो भी उनको सही लगा, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, जिसके कारण आज हम लोग इंडिया का जो एक रूप देखते हैं वो बन के आया. तो समहाउ हम कह सकते जो इंडिया के बिस्मार्क हैं वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल. दैट इज द रीजन इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. क्लियर है? सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. इसके बाद हम लोग फोकस करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे. यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये यूनिफिकेशन ऑफ जो जर्मनी था उससे पहले हुआ था. जर्मनी का यूनिफिकेशन जो 1871 में हुआ था. अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया था 1861 में. एक और छोटा सा बात डिस्कस कर दे रहा हूँ. एक आपके बुक में पिक्चर है जिसमें जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क का एक फोटो है, उसमें उनके हाथ में एक हंटर है. उस हंटर को ये शो किया जा रहा है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है उस पर हंटर चला रहे हैं. इट मीन्स दैट इट वॉज शोइंग कि उनका पूरी तरीके से कंट्रोल जो है पार्लियामेंट के ऊपर था. ठीक है, आगे देखते हैं 1861 यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो ये इटली है, इटली का सिनेरियो समझ लो. ये इटली, अभी इटली डिवीजन का मतलब जो ऊपर पार्ट ऑफ इटली है, यानी कि नॉर्थ इटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में. मिडिल पार्ट ऑफ इटली जो वो पोप के कंट्रोल में है. पोप या पैपल स्टेट कह लो. पैपल स्टेट बेसिकली देखो, क्रिश्चियनिटी में दो मेजर रिलीजन है. क्रिश्चियनिटी में एक है प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक. तो कैथोलिक का जो हेड है वो है पोप. इसको आज के टाइम में रोम से नाम से भी जानते हैं, रोम. और ये जो सदर्न पार्ट ऑफ इटली है, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉर्बन फैमिली ऑफ स्पेन. ये है आपका स्पेन, ये पुर्तगीज है. ठीक है, ठीक है. तो स्पेन के बॉर्बन फैमिली के अंडर में ये सदर्न इटली था. यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट. अब ये बात ये था कि पहले, यानी कि ऑटोमन एम्पायर से पहले इटली जो है यूनाइटेड कंसीडर किया जाता था रोमन कल्चर के अंडर में, रोमन एम्पायर के अंडर में. तो यूनाइटेड इटली का तो कंसेप्ट था. और जो यूनाइटेड इटली के जो रिमेन्स साम्राज्य बच गया था, जो पहले रूल करते थे, वो थे सार्डिनिया पिडमोंट के रूलर. उनका नाम था विक्टर इमैनुअल. यानी कि इनके एंसेस्टर ने जो है यूनाइटेड इटली को रूल किया था, इनके एंसेस्टर ने. तो बाद में तो ऐसा कुछ यूनाइटेड इटली का कंसेप्ट आया नहीं. बट 1830 में गैसिप मैजिनी ने यूनाइटेड इटली का कंसेप्ट दिया. इवन इन्होंने 1830s के टाइम पे रिवॉल्यूशन का भी ट्राई किया. 1830s में ट्राई किए, 1848 में, बट कभी अचीव नहीं कर पाए. और इनका एम क्या था? यूनाइटेड रिपब्लिक इटली बनाना, नॉट अंडर द रूल ऑफ एनी किंग. ही वांट टू फॉर्म द रिपब्लिक इटली, यूनाइटेड रिपब्लिक इटली. बट एनी हाउ ये सक्सेस नहीं हुए. बट अपने इस आइडिया को फैलाने के लिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम था यंग इटली. तो समहाउ पीपल ऑफ इटली हैव आइडिया, बहुत सारे लोगों को तो ये आइडिया था ही कि एक यूनाइटेड इटली बनाने का इनका कोशिश रहेगा. बट इस
एम को, यूनाइटेड इटली बनाने के एम को इन्होंने पिक किया, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अब सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो रूलर थे, किंग थे विक्टर इमैनुअल II, इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक यूनाइटेड इटली फॉर्म करेंगे। ये इनका एम था, एम टू फॉर्म यूनाइटेड इटली। बट ये डेमोक्रेटिक तो हो नहीं सकता, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं था। इसके लिए इन्होंने अपॉइंट किया चीफ मिनिस्टर, इनके अपॉइंटेड, इनके जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था डी कैवर, काउंट कैमिलो ऐसे करके कुछ नाम है, काउंट कैमिलो डी कैवर। तो इनको ये टारगेट दिया गया कि आपको यूनाइटेड इटली फॉर्म करना है। तो ठीक है, हेल्प फॉर्म। इन्होंने क्या किया कि नॉर्दर्न इटली को लिबरेट करने के लिए फ्रॉम ऑस्ट्रिया, नॉर्दर्न इटली को लिबरेट करने के लिए इन्होंने अलायंस यानी कि दोस्ती किया फ्रांस के साथ मिलकर, यानी अलॉन्ग विद फ्रांस दे डिफीटेड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को डिफीट किया, पैपल स्टेट को डिफीट किया। लेकिन जब बात आती है सदर्न इटली का, तो यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था गैसिप गैरिबाल्डी। आई नो कि नाम से मैं ठीक है, गैसिप गैरिबाल्डी थे। इन्होंने सदर्न इटली जो बोर्बन फैमिली के अंडर में था उसको लिबरेट किया विद द हेल्प ऑफ इनका वॉलंटियर आर्मी था, वॉलंटियर आर्मी जिसका नाम था रेड शर्ट। इनकी वॉलंटियर आर्मी थी रेड शर्ट, उसके हेल्प से इन्होंने सदर्न इटली को लिबरेट किया। इवन पीपल ऑफ इटली इतने इलिटरेट थे, उनको यूनाइटेड इटली का बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। इवन द थिंग कि जो है यूनाइटेड इटली के जो बात कर रहे हैं बेसिकली ये चाहते हैं, जो है इन किंग की वाइफ का नाम था लाटालिया, तो वो सोच रहे थे कि कुछ इनकी वाइफ से रिलेटेड हमें काम करना है। तो समहाउ गैसिप गैरिबाल्डी जो है हेल्प किए इस पूरे इटली को यूनिफाई करने में, और फाइनली इन 1861 इमैनुअल II बिकम एम्परर ऑफ यूनाइटेड इटली। बट इस यूनाइटेड इटली को सक्सेसफुल बनाने में जो मेन हेल्प किया गया गैसिप गैरिबाल्डी। इवन एक पिक्चर है जिसमें ये शो करते हैं कि कैसे जो है उनके शूज़ को पहनाने में हेल्प कर रहे हैं गैसिप गैरिबाल्डी किंग को। सो इट शोज दैट कि आपको एम्परर बनाने में सबसे बड़ा रोल ये प्ले किए। इनका जो एक मेन आर्मी था रेड शर्ट। इसके बाद हम लोग एक अगला टॉपिक देखते हैं, स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। टॉपिक को समझते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि थोड़ा स्ट्रेंज इसे क्यों कह रहे हैं। बेसिकली जब हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं, ये अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैप कुछ बना दूँ, समथिंग लाइक उस टाइम पे जो ब्रिटेन था, अभी के टाइम का जो ब्रिटेन, वो बेसिकली 4 मेजर आइलैंड्स में बटा हुआ था। 4 मेजर आइलैंड, 4 मेजर आइलैंड्स, जिसमें फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड वेल्स, थर्ड स्कॉटलैंड एंड फोर्थ आयरलैंड। अब ये होता ये है कि जियोग्राफिक डिफरेंस के कारण पूरा का पूरा वे ऑफ लाइफ ही डिफरेंट होता है लोगों का। जियोग्राफिक डिफरेंस के कारण वे ऑफ लाइफ, उनका कस्टम डिफरेंट होता है। इवन उनके अंदर भी रिलीजन सेम होते हैं, जो रिलीजन हम लोग फॉलो करते हैं मान लो वही होते हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा वे ऑफ लाइफ अलग होते हैं। दे सर्टेन लेवल ऑफ अपीयरेंस में थोड़ा डिफरेंट होंगे। अगर आप सीधे वैसे इसको एनालाइज करना चाहते हो तो जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है,
नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। रेशियल डिफरेंस, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन नहीं है, सेम रिलीजन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो वी कॉल इट एथनिक। ये सारे के सारे डिफरेंट एथनिक मीन्स दे हैव दियर डिफरेंट आइडेंटिटी, दे हैव दियर डिफरेंट आइडेंटिटी, और ये कह सकते हो दे हैव दियर ओन कंसेप्ट ऑफ नेशन, अपना खुद का अपना नेशन आइडेंटिटी है, नेशन का कंसेप्ट है। अब हुआ ये यहाँ पे पहले शुरुआत होता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड जो है एक लंबे रिवॉल्यूशन, लॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो बदलाव आता है वो बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल था, स्लो था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे बदलाव, नॉट काइंड ऑफ फास्ट रिवॉल्यूशन वॉर, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत स्लो ग्रेजुअल रिवॉल्यूशन, ग्रेजुअल प्रोटेस्ट हो रहे थे लंबे समय से। 1688 में जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट था, दिस सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्क। इसको बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत इन्होंने क्या कर लिया, मोनार्क से पावर गेन कर लिया। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत अब इनका अगर बात करें इंग्लैंड वालों का, इंग्लैंड वालों में बुक में वैसे दिया नहीं है, मेजर ये लोग प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट होने के कारण इनके ऊपर रिलीजियस जो नॉर्म्स होते हैं, हैवी नॉर्म्स, ऐसा नहीं था। तो इनका एक इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था। ये ह्यूज वेल्थ क्रिएशन कर रहे थे। इनका ह्यूज वेल्थ क्रिएशन ही बाकियों को इंस्पायर किया। जैसे कि स्कॉटलैंड में बात करें, स्कॉटलैंड की जो पॉलिटिकल पार्टी था, दे डिमांडेड फॉर यूनिफिकेशन विद द इंग्लैंड, एंड फाइनली 1707 में हुआ भी। 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया। 1688 में ये हो रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे पावरफुल हो गया, मोनार्क से पावर ले लिया। मोनार्क आज भी है, एग्जिस्ट करता है। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, जिसमें स्कॉटलैंड मर्ज हो जाता है और इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, वी कॉल इट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका ह्यूज वेल्थ क्रिएशन और को अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये तो चलो ठीक है, ये मर्ज तो हो गए, लेकिन अगर देखा जाए, मैंने कहा ना, इनका डिफरेंट अपनी आइडेंटिटी था। इवन अगर बात करें, यहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती थी गैलिक स्कॉटलैंड में। अब ये बनने के कारण देखो, इनका सारा मैटर डील किया जाता था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मेंबर किसके थे, इंग्लिश के, इंग्लैंड के। स्कॉटलैंड के कुछ मेंबर्स आए, दैट इज द रीजन यहाँ पे इनका कल्चरल सप्रेशन शुरू हो गया, कल्चरल सप्रेशन शुरू हो गया। अभी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना है। कल्चरल सप्रेशन यानी कि जो लोकल लैंग्वेज था, ये एक लोकल लैंग्वेज था गैलिक, इसको डाउन करना, रेदर देन आप लोकल लैंग्वेज के बजाय आप ये इंग्लिश को प्रमोट करना, इंग्लिश के कल्चर को प्रमोट करना। सिमिलरली आयरलैंड इसका पार्ट बना। वेल्स तो चलो इजी वे से पार्ट बन ही गया था इसका। आयरलैंड का स्टोरी ये था कि आयरलैंड में दो मेजर रिलीजन थे, यही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे, कैथोलिक, तो इसको मिटा दूं एक मिनट। तो आयरलैंड का स्टोरी ये था कि जो कैथोलिक थे वो मेजॉरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट थे माइनॉरिटी में। इंग्लैंड माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा था, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा था। तो आयरलैंड बेसिकली वहाँ पे दो तरीके के रिलीजियस लोग थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मेजॉरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी। बट इनको जो है इंग्लिश जो है इंग्लैंड वाले लोग सपोर्ट करते थे। आए दिन अगर ये रिवोल्ट करते थे, दे गॉट सप्रेस्ड, रिवोल्ट करते थे, इनको सप्रेस कर दिया जाता था। ऐसे ही 17
98 में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था वोल्फ टोन। इन्होंने एक द यूनाइटेड आयरिशमैन बनाया, आयरिशमैन। इसमें बेसिकली कैथोलिक के भी पर्सन और प्रोटेस्टेंट के भी लोग थे, इसके मेंबर्स थे। इन्होंने एक ह्यूज रिवोल्ट करने की कोशिश किया अगेंस्ट द इंग्लिश, बट हुआ ये कि इनको भी सप्रेस कर दिया गया और फाइनली इन 1801 में एक अगेन एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, जिससे आयरलैंड जो है, आयरलैंड बिकेम पार्ट ऑफ इंग्लैंड का पार्ट हुआ और इस तरीके से बना यूनाइटेड किंगडम, जो अभी हम लोग यूनाइटेड किंगडम को जानते हैं। सो यहाँ पे जो ये कंट्रीज है, इनकी खुद की आइडेंटिटी। अब यूनाइटेड किंगडम का पार्ट होने के बाद ये लोग प्रमोट करते थे इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ के कल्चर को। यूनियन जैक, यहाँ का जो फ्लैग था, इसको प्रमोट करते थे। यहाँ के जो एक सॉन्ग था, गॉड सेव किंग। सो समहाउ आप ये कह सकते हो कि इसका पार्ट बनने के बाद यूनाइटेड किंगडम जब फॉर्म हुआ तो इनकी जो लोकल आइडेंटिटी उसको सप्रेस करके एक ब्रॉड आइडेंटिटी को प्रमोट करना, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें। इस तरीके से ये भी एक नेशन का फॉर्मेशन हुआ थ्रू सेपरेशन ऑफ लोकल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कोई हैवी, बहुत ज़्यादा उस तरीके का फास्ट रिफॉर्मेशन नहीं था, स्लो प्रोसेस था और फाइनली ये हमारा जो है ओवर होता है इस मॉड्यूल में ये चीज़। एंड इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे पता है कि मेरे जो क्लासेस हैं वो थोड़े हैवी हैं, बट मेरा जो फोकस है वो है वैल्यू क्रिएशन पे। आप इस चीज़ को समझ सको ताकि अल्टीमेटली जब मैं प्रॉपर वे से जब क्लासेस सब खत्म कर दूंगा, आप इस सिचुएशन में होगे जहाँ पे रदर देन वैल्यू अर्न करने के बजाय यू विल वैल्यू क्रिएट, आप खुद ही वैल्यू क्रिएट। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो रिसोर्सेज को समझना, जिसमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन मेजर रिसोर्स है। इन रिसोर्सेज को समझना, ह्यूमन रिसोर्स ऑब्वियस सी बात है ये SST वाले सब्जेक्ट से ही आ सकता है। नॉन ह्यूमन रिसोर्स, आप जैसे नॉन ह्यूमन रिसोर्स या फिर पूरे रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कहाँ पे है, वो तो आपको इकोनॉमी जियोग्राफी बताएगा। कैसे उसका इस्तेमाल करना, वो इकोनॉमी, ये सब आता है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। तो क्लासेस लेंदी हैं नो डाउट, बट वी आर गेटिंग समथिंग एल्स। कहीं ना कहीं ये चीज़ करने के बाद आप अपने क्लास से वे अहेड, बहुत आगे रहोगे औरों से, ठीक है। थैंक यू। 5वां और 6वां मॉड्यूल जल्दी ही एंड कर दूंगा, वो छोटे छोटे हैं।